हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बॉटनी ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. Currently, I am pursuing in Masters in Biotechnology from Jawaharlal Nehru University. So this video is about my strategy, that how I prepared for the exam and how I cleared it. तो रनिंग ईयर में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट अगर आप प्रॉपर टाइम स्केड्यूल निकालें, इसके लिए मैनेज करें तो बहुत इजी रहेगा. बहुत इजीली वी कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम. तो हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मतलब दे आर अबाउट 13 यूनिट्स और उन सबको कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हम बेटर है कि हम लोग कम से कम 8 to 9 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग कमांड कर लें और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लें. तो अगर हम इतना भी कर लेते तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और काफ़ी आप विद इन 100 रैंक ऑल्सो यू कैन सिक्योर. So in this video I'll be focusing only on the important areas and generally वो areas जो मैंने कवर किए थे, because मेरा भी रनिंग ईयर था और उसमें ही मुझे प्रिपेयर करना था अपने मास्टर्स के लिए भी, एग्ज़ाम्स के लिए, मास्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी, प्लस अपने इस एग्ज़ाम के लिए भी. So the first unit is molecules and their interactions relevant to the biology. You should have a basic idea of the amino acid like hydrophobic amino acids, aromatic amino acids. So इन सब के बारे में पता होना चाहिए, because अगर क्वेश्चन लाइक टाइट्रेशन पे आते हैं या सीक्वेंसिंग पे आता है तो, और या फिर प्रोटीन फोल्डिंग पे आता है, तो आपको अगर बेसिक प्रोटीन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता है तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो नेक्स्ट इज़ यू शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, लाइक अल्फ़ा हेलिसेस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, बीटा शीट्स के बारे में, एंड द एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन. सो नेक्स्ट इज़ द स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस. तो लाइक कोवेलेंट इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, वॉन डर वॉल इंटरैक्शंस एंड ऑल अदर इंटरैक्शंस दैट ऑल्सो यू शुड नो, जो कि एक प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में आर एसेंशियल. तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द रामचंद्र प्लॉट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अल्फ़ा हेलिसेस का, बीटा शीट्स का या पैरेलल बीटा शीट्स का रामचंद्र प्लॉट में कहाँ पे दे आर डिटेक्टेड, तो दैट यू शुड नो. सो नेक्स्ट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जिसका जनरली जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट. मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल, TCA साइकिल एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड एंड द कोफैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज़ द बायो एनर्जेटिक्स. तो किसी भी मेटाबॉलिज्म में जो बायो एनर्जेटिक्स है दैट यू शुड नो. उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स सच एज द लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड द अमीनो एसिड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जनरली. बहुत ही कम क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते हैं, तो मैंने इनको स्किप ही कर दिया था, बिकॉज इतना भी नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं था कि आप इन सब के मेटाबॉलिज्म पे जाओ और इन पे इतना क्वेश्चंस नहीं आता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया फ्रॉम दिस यूनिट इज़ अबाउट द एंजाइम्स. तो एंजाइम के बारे में, द कैटालिसिस, द स्ट्रैटेजीज ऑफ द कैटालिसिस, enzyme inhibition, the inhibitory models like non-competitive inhibition, what's competitive inhibition, what's uncompetitive inhibition, and the graphs. तो इनके बारे में आप बिल्कुल, आपको क्लियर, अपना बेस ही एकदम पूरा आपको क्लियर करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए. सो नेक्स्ट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स. तो इस टॉपिक से जनरली कॉन्फॉर्मेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, अबाउट द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स एंड द A फॉर्म, B फॉर्म, Z फॉर्म, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड हाउ टू कैलकुलेट द लिंकिंग नंबर. सो बुक्स विच यू कैन प्रेफर आर Voight एंड Lillinger. तो एंड यू कैन हैव अ क्विक रिविजन फ्रॉम द पाथफाइंडर बुक्स. सो नेक्स्ट यूनिट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और इसके अंदर अबाउट 30 to 35 मार्क्स का इसमें से जनरली क्वेश्चंस आते हैं. सो इस यूनिट से जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली मेम्ब्रेन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उसको प्रिपेयर करना. So the topic you should focus on in this unit are membrane proteins, the structures of the membrane you should be clear about. So the second unit is cellular organization. तो इसमें आता है आपका membrane structures, composition of the membrane, कि what components are present in the outer leaflet or the inner leaflet, and जब cell apoptosis में जाता है तो this composition changes. तो what changes occur, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द membrane fluidity. तो इस पे क्वेश्चंस ज़रूर आता है.
and how this fluidity is affected by different factors like temperature or the unsaturated fatty acids or the saturated fatty acid, that you should know. Next is the labeling of the proteins कि कोई membrane में protein है तो आप उसको कैसे label करेंगे. और next हमारे पास इस पे techniques based question आ जाता है like fret, patch clamp, तो this you should be clear about. एंड उसके बाद हमारे पास आता है लिपिड रैफ्ट्स. लिपिड रैफ्ट्स पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि लिपिड रैफ्ट्स का कंपोजिशन क्या होता है, और कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है. सो नेक्स्ट इज़ मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी. तो इस पे जनरली हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो विच कंपोनेंट विल कम फर्स्ट अंडर डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड्स. सो नेक्स्ट इज़ वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन. तो इसमें जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि दैट विच वेसिकल्स आर जनरली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ईआर टू गोल्जी और गोल्जी टू मेम्ब्रेन या फिर फ्रॉम गोल्जी टू ईआर. तो कौन कौन से डिफरेंट आपके पास वेसिकल्स हैं तो आपको वो क्लियर होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज़ कि आपके जितने डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें कोई डिफेक्ट हो जाता है तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट, ये आपको पता होना चाहिए. सिग्नल सीक्वेंसेस मींस टारगेटिंग सीक्वेंसेस जो है हमारे पास कि अगर कोई भी एक प्रोटीन हमारे पास साइटोसोल में सिंथेसाइज हुआ है और उसको माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो व्हाट सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन जो कि उसे टारगेट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया तक. तो बाकी ऑर्गेनेल्स के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ अ सेल साइकिल. तो इसमें आपको माइटोसिस, मियोसिस के डिफरेंट स्टेजेस आपको ये क्लियर होना चाहिए. और फिर हमारे पास डिफरेंट इनहिबिटर्स हैं कि पर्टिकुलर स्टेज को इनहिबिट करने के लिए कौन सा ड्रग वी कैन यूज़, तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड उसके बाद सेल साइकिल का रेगुलेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक P53 या RB, रेटिनोब्लास्टोमा. तो ये हाउ दीज molecules regulate the cell cycle, तो this should be very clear. और अगर इन सारे regulations में कोई defect होता है तो how they lead to the cancer or other disorders, तो this should be clear. सो सेल साइकिल में हमारे पास डिफरेंट CDKs और साइक्लिन्स प्रेजेंट होते हैं. तो पर्टिकुलर अगर सेल कोई G0 स्टेज पे है या दूसरी किसी स्टेज पे है तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे हमारे पास कौन सा साइक्लिन या CDK प्रेजेंट है, दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट. सो नेक्स्ट इज़ सेल कम्युनिकेशन एंड द सिग्नलिंग. तो इसके अंदर जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं. और इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स और द इंटीग्रेंस पता होना चाहिए, और सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए. देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड द लोकेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली सिर्फ इसी से क्वेश्चन आता है. सो नेक्स्ट इज़ द सिग्नलिंग. तो सिग्नलिंग में आपका हेडजॉग सिग्नलिंग, नोच सिग्नलिंग एंड द विंड पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट पाथवेज. और बाकी जो हमारे पास सिग्नलिंग में आते हैं लाइक GPCR, RTK पाथवेज और द न्यूक्लियर रिसेप्टर पाथवे, तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और जनरली इनके रिसेप्टर्स एंड द लाइगेंड्स मॉलिक्यूल्स, तो दिस यू शुड नो अबाउट. सो नेक्स्ट इज सेल सिग्नलिंग. तो इसमें हमारे पास विंड पाथवे, हेडजॉग पाथवे, नॉच पाथवे एंड द RTK पाथवेज, GPCR और द न्यूक्लियर रिसेप्टर पाथवेज, तो ये आपको सब क्लियर होना चाहिए. एंड द लाइगेंड्स इन्वॉल्व इन दिस पाथवेज वो भी पता होना चाहिए. और नेक्स्ट इज़ द हमारे पास कैनोनिकल एंड द नॉन कैनोनिकल पाथवेज, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. एंड मीन्स व्हाट एट डिफरेंट स्टेजेस जब एंटायर पाथवे होता है तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. अबाउट द रेगुलेशन ऑफ दिस पाथवे यू शुड नो अबाउट. और कहीं पे देयर इज़ सम डिफेक्ट इन द रेगुलेशन एंड हाउ दैट इज़ लीडिंग टू द कैंसर और द मैटर और सम अदर डिसऑर्डर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैंसर. कैंसर में जनरली हमारे पास बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं लाइक विच आर द ऑन्कोजीन्स और द प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन से होते हैं. इफ़ देयर इज़ सम म्यूटेशन इन दिस ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, तो ये आप सबको क्लियर होना चाहिए. सो नेक्स्ट सब यूनिट इज़ इम्यूनोलॉजी. तो इम्यूनोलॉजी से भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और इतना मतलब डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो जनरली अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक भी चीज़ें पढ़ते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस.
तो इसमें जनरली हमारे पास आते हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, इम्यूनोजेनिसिटी से आते हैं, एंड द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द इनेट और द अडेप्टिव इम्यूनिटी, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। और वैक्सीन से क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप ब्रूस एल्बर्ट या फिर लोडिश बुक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मतलब देयर आर सम टॉपिक लाइक सेल साइकिल एंड द सेल साइकिल रेगुलेशंस एंड द सेल सिग्नलिंग, तो ये है कि आप बिल्कुल थोरो होने चाहिए इन टॉपिक्स से। ब्रूस एल्बर्ट या लोडिश में जितना भी फिगर्स दिए हों, अगर आप उन्हीं को पूरा मतलब पूरी बुक में जितने भी फिगर्स हैं, अगर आप उन सबको डिटेल में अगर आप उनके थ्रू जाते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द सी पार्ट। तो जनरली मतलब इस बुक्स में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स जनरली शॉर्ट में एक्सप्लेन्ड होते हैं और काफ़ी सारी टेक्निक्स भी कवर होती है। तो जितने भी सी पार्ट में हमारे पास जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब एंटायर बुक के ना मतलब कंप्लीट बुक को ना रीड करके आप फिगर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट यूनिट इज़ फंडामेंटल प्रोसेसेस। तो इसके अंदर रेप्लिकेशन, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, द एंजाइम्स इन्वॉल्व एंड द डायरेक्शंस फॉर द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन सब चीज़ों से, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट इज़ द RNA प्रोसेसिंग एंड द सिंथेसिस। तो इसके अंदर जनरली एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका RNA जब सिंथेसाइज हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है तो एवरी स्टेप यू शुड नो अबाउट। नेक्स्ट इज़ DNA डैमेज एंड द रिपेयरिंग मैकेनिज़्म, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ RNA सिंथेसिस एंड द प्रोसेसिंग। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू शुड नॉट स्किप दिस टॉपिक। तो इसमें जनरली एवरीथिंग जो हमारा प्रोसेसिंग से लेकर स्प्लाइसिंग, कैपिंग या टेलिंग हो रहा है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ हमारे पास ट्रांसलेशन, एंड द ट्रांसलेशन में हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ द एमिनो एसाइल tRNA। नेक्स्ट इज़ ट्रांसलेशन में इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसेस, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ tRNA मीन्स असेप्टर आर्म, डी लूप एंड द असेप्टर आर्म, तो एंटीकोडॉन लूप, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट इज़ द रेगुलेशन ऑफ दिस प्रोसेसेस, दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन रेगुलेशन। तो वायरसेस एंड फार्जेस में जो रेगुलेशन प्रोसेस है हमारे पास, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन जनरली मीन्स आता ही आता है, तो डोंट स्किप दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज़ द ऑपेरॉन सिस्टम। तो ऑपेरॉन पे लैक ऑपेरन एंड द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ऑपेरॉन से जनरली हमारे पास हाइपोथेटिकल ऑपेरॉन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू शुड बी क्लियर अबाउट द टर्म्स लाइक इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन और द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशंस, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड द कैटाबॉलिक रिप्रेशन दैट यू शुड नो अबाउट। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर हमारे पास क्रोमैटिन के मीन्स इफ़ इट गेट्स मिथाइलेटेड और एसिटाइलेटेड, सो डिफरेंट अगर हमारे पास एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं कैसे इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं जीन के एक्सप्रेशन में, दैट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज़ जीन साइलेंसिंग, IRNA और द SIRNA, तो ये इनका मैकेनिज़्म जो है, कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ द इनहिबिटर्स। तो हमारे पास जो ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन के लिए जितने डिफरेंट ड्रग्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट स्टेजेस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द बुक्स, तो आप इसके लिए वॉटसन या जीन रेफ़र कर सकते हैं। पाथफाइंडर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, और पाथफाइंडर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एंटायर टॉपिक यू शुड बी थोरो अबाउट, मीन्स जितना भी उसमें एक्सप्लेन है लाइन टू लाइन इज़ एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट। नेक्स्ट यूनिट इज़ डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो इस यूनिट में कुछ टर्म्स हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट यू शुड बी फैमिलियर विद। टर्म्स लाइक पोटेंसी, competence, induction, determination, autonomous specification and the conditional specification, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास क्लीवेज पैटर्न्स पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लिम्ब डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक्सेस इन द पैटर्न फॉर्मेशंस इन द ड्रोसोफिला, ये भी, एंड इन द एम्फीबियंस ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड द वल्वा फॉर्मेशन इन द सी एलिगन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द आई लेंस इंडक्शन,
जो क्वेश्चंस हमारे पास इस यूनिट से आते हैं तो जनरली इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो इस यूनिट से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इस यूनिट में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लांट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस पे आता है। तो इसके अंदर आपको ABC मॉडल वो पता होना चाहिए, देन द फ्लोरल डेवलपमेंट एंड द लीफ डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सो बुक्स विच यू कैन रेफ़र फॉर दीज टॉपिक्स इज़ गिलबर्ट, और या फिर आप डायरेक्टली NCBI की साइट से भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। और मैंने पर्सनली मैंने NCBI के ही साइट से इन टॉपिक्स को कवर किया था। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, एंड इस यूनिट में जनरली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं फोटोसिंथेसिस पे, C3 पाथवे, C4 पाथवे और केम पाथवेज, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड द प्लांट हार्मोन्स, तो इससे भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली कि फंक्शंस ऑफ द हार्मोन यू शुड नो अबाउट, एंड द सिंथेसिस एंड द पाथवेज, जो हमारे पास इन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो पाथवेज हैं दैट यू शुड बी थोरो विद। सो नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है, जो सब यूनिट्स हैं एंजाइम की एंड द कोफैक्टर्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। सो नेक्स्ट इज़ सेंसरी फोटोबायोलॉजी, तो इसके अंदर आपको फोटो पीरियोडिज्म, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स है प्लांट्स का, एंड वर्नलाइजेशन है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और फ्लावर इंडक्शन में डिफरेंट हार्मोन्स कैसे इन्वॉल्व हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चंस जिस टॉपिक से इसमें आते हैं वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जितने भी प्लांट्स में हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, उनके डिफरेंट पाथवेज जो हैं उनको सिंथेसाइज करने के लिए, दैट यू शुड नो अबाउट। सो यू कैन रेफ़र टू पाथफाइंडर्स बुक, तो इसमें जितना भी कंटेंट दिया हुआ है दैट इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो जनरली मैंने इस यूनिट को प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी था, तो आई हैड वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। तो बट देयर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, लाइक कार्डियो फिजियोलॉजी यू शुड नो अबाउट। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ सिस्टम फिजियोलॉजी, तो ये यूनिट मैंने स्किप कर दिया था, बट कुछ टॉपिक्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो बस मैंने प्रिपेयर कर लिया था। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इससे डायरेक्टली हमारे पास ECG पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैंने एक प्रिपेयर कर लिया था। नेक्स्ट इज़ द हार्मोन्स, तो इसको आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ इनहेरिटेंस बायोलॉजी, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पे हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हैं, या फिर हमारे पास एलेलिक एंड द नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस हैं, तो इस पे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जेनेटिक मैपिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हमारे पास लिंकेज मैपिंग या मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड मैपिंग या सोमैटिक हाइब्रिड बेस्ड मैपिंग जो आती है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज़ द माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजीली वो क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, और जनरली पार्ट C में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो ह्यूमन जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, और वो आते ही आते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ह्यूमन जेनेटिक्स में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो पेडिग्री एनालिसिस या लोड स्कोर पे आते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ टर्म्स होती है जैसे रेयर या कॉमन, तो उन बेसिस पे हमें उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो उसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है तो उस पर थोड़ा एम्फसाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज़ ऑल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम्स, बीट न्यूमेरिकल और द स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशंस जो हमारे पास क्रोमोसोम्स में होती है, उसके डिसऑर्डर्स क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द म्यूटेशन, तो म्यूटेशंस में आपके डिफरेंट म्यूटेशन कॉजिंग जो एजेंट्स है दैट यू शुड नो अबाउट। एंड नेक्स्ट इज़ द क्री-लॉप सिस्टम, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी थरो विद दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ इकोलॉजी एंड द एवोल्यूशन, तो इस यूनिट के लिए आप लोग पाथफाइंडर की बुक रेफ़र कर सकते हैं, और इस बुक में जितना भी मेंशन है तो वो आपको एंटायरली कवर करना और कुछ भी स्किप नहीं करना है। और एवोल्यूशन में भी जितना भी बुक में मेंशन है यू हैव टू कवर इट ऑल। और बस बुक में एक ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है, डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं ह्यूमन के एवोल्यूशन में, वो मेंशन नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो दैट यू शुड कवर।
सो नेक्स्ट यूनिट इज़ डाइवर्सिटी इन द लाइफ फॉर्म्स। तो ये यूनिट मैंने प्रिपेयर नहीं किया था बिकॉज इट वाज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, और लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो क्वेश्चंस हमारे आते हैं तो लार्वल स्टेजेस होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट लार्वल स्टेजेस होती हैं, तो उस पर क्वेश्चंस आता है, तो वो आपको याद रखना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो कंपैरेटिव एनाटमी होती है लाइक बॉडी प्लान या बॉडी सिमेट्री, तो इस पे जनरली क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो एल्गी के क्लासिफिकेशन या उनके करेक्टरिस्टिक्स पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ऑल्सो द बुक विच यू कैन रेफ़र इज़ पाथफाइंडर, क्योंकि बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया हुआ है और जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें सिर्फ उतना ही है, एंड दैट्स ओके। सो नेक्स्ट यूनिट इज़ मैथड्स इन बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। Molecular and the recombinant DNA methods, biophysical methods, immunotechnics, statistical methods, and the radio labeling and the microscopy. तो every topic is important. तो आप recombinant DNA biology जो topic है, for that you can refer to the Pathfinder book. तो उसमें एक entirely unit दिया हुआ है, एक separate unit है, तो उसके लिए आप वो Pathfinder की book refer कर सकते हैं, and that is sufficient. और बाकी जो टॉपिक्स हैं तो उसके लिए एक पाथफाइंडर का अलग से बायोफिजिकल मेथड्स का एक बुक आता है, तो दैट यू कैन रेफ़र टू। अदरवाइज़ विल्सन एंड वॉकर एक और बुक आता है, तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल वाला जो टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तो वो आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज उससे इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चंस अगर आते भी है तो बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो इसके लिए। सो जितना भी मैंने अभी यूनिट्स मेंशन किया है, तो 9 to 10 यूनिट्स अगर आप थॉरोली उनको प्रिपेयर करते हैं तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड। सो वन मोर थिंग कि आप जो भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, बी इट मास्टर्स का एग्ज़ाम और बैचलर का, तो वहीं से आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलें कि इन फ्यूचर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, जैसे नेट का एग्ज़ाम, तो आपको वापस से वो चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े और आपका टाइम इस तरीके से बचेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज़ योर टाइम। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको एक क्विक नोट जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करें, ताकि लास्ट टाइम के लिए एक थोड़ा रिवीजन आपका मीन्स एक क्विक रिवीजन हो सके। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।